इसके अलावा अच्छा स्क्रीन सभी को शेयर हो रहा है, ये भी बता देना। नहीं भैया अभी नहीं हो रही। अभी होगा, एक मिनट। अब शेयर हो जाएगा थोड़ी देर में। चलिए चलिए मैकेनिज्म में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पहली बात, ऑब्वियस बात है, वैसे मैकेनिज्म अपने में खुद एक वाइडर टॉपिक है, खुद में बहुत एक वाइड टॉपिक है, बट हाँ मैकेनिज्म को मैं इस दायरे में पढ़ाऊंगा। ऑब्वियस ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो इस ऑर्गेनिक के दायरे में ही मैं मैकेनिज्म को पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, इस ऑर्गेनिक के दायरे में ही मैकेनिज्म को मैं रखूंगा, इतनी हम कोशिश करेंगे। ठीक, सबसे पहली बात है मैकेनिज्म पढ़नी है, तो ये मैं पढ़नी है कार्बन के कंपाउंड। ऑब्वियस बात है हम ऑर्गेनिक मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। ऑब्वियस बात है वी आर स्टडिंग द ऑर्गेनिक मैकेनिज्म, तो कार्बन के दायरे में। तो भैया पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है, बेसिक सी बात, कि कार्बन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 6 होता है। सभी को पता है पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगली सेल में 4, बचपन में ही पढ़ते थे। अगर मॉडर्न मेथड देखना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p2। आशा करता हूँ इतना आपको आता है, हालांकि बीएससी फर्स्ट ईयर में इस सब में अच्छे से पढ़ा है, तो फिलहाल इतना बेसिक आपको पता हो। अब कार्बन के लिए कुछ और खास बात आपको पता ही है कि आपको पता है लुईस का स्टक नियम। हमने लुईस की ऑक्टेट थ्योरी पढ़ी है, लुईस की ऑक्टेट थ्योरी। ठीक है जी, लुईस की ऑक्टेट थ्योरी क्या कहती है कि भैया ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो स्टेबल होता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो स्टेबल होता है, या फिर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर ये तो बात की उसके चेले में उन्होंने बात कही, बट उसने मेन थ्योरी कही कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो भैया स्टेबल हो जाता है। तो कार्बन की कहानी समझ में आती है कि इस पर 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ना ले सकता ना दे सकता। तो आपको पता है बचपन की कहानियां है कि ये जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ये तो बचपन का रिकैप है, जस्ट बातें हैं जो आपको पता होती हैं पहले से, कुछ ऐसा नया आपने पढ़ा है। फिर कुछ बातें वो पढ़नी है जो पिछले साल जिन बातों पे गौर किया था। क्या बातों पे गौर किया था कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज्यादा नहीं होती है ना, कितनी होती है, मतलब ये एक बैरियर की तरह होता है, 2.5 होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है पीरियोडिक टेबल में, आप सभी को पता है फ्लोरीन की होती है लगभग 4.0। फिर किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। ठीक है जी, कितनी होती है, लगभग 3.5। कितनी ही लगभग क्लोरीन की भी होती है, इतनी ही लगभग क्लोरीन की भी होती है। फिर ऐसे ही नाइट्रोजन, इसकी लगभग 3 होती है। ठीक है जी, तो एक आइडिया हम जनरल मान सकते हैं। और ये एक्स क्या लिख रहा हूँ, ये काई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम काई की टर्म में हम निकालते हैं। ऑक्सीजन की होती है 2, हाँ सॉरी आपका कार्बन की होती है, नॉट ऑक्सीजन, रिच कार्बन, कार्बन की होती है कितनी, 2.5। तो आपको एक जनरल आइडिया ओवरव्यू याद रखना है। अगर मैकेनिज्म करनी है तो आपको ये जरूर याद रखना है इसकी विद्युत ऋणात्मकता, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। तो याद रखना है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसकी, फ्लोरीन की। पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है 4। देन ऐसे ही कार्बन तक याद रखना, मतलब मेन आपको याद रखना है। क्योंकि आप देखोगे कार्बन का कंपाउंड आपके सिलेबस में क्या है, कार्बन कंपाउंड फ्लोरीन से बन रहा होगा, ऑक्सीजन से बन रहा होगा, क्लोरीन से बन रहा होगा, नाइट्रोजन से बन रहा होगा। तो मेन ही आपके लिखने हैं, ताकि आपको इनके अलावा और कोई मिलेगा ही नहीं। मतलब सिंपल है, यही आपको जनरली इन्हीं से कंपाउंड आपको इस साल मिलने वाले। ठीक, फिर ऐसे, और एक ओवरव्यू यहाँ से मिल ही जाएगा। कुछ कुछ अनुमान आप खुद भी लगा सकते हो कि यहाँ पे कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि नहीं होगा। फिर ऐसे आप हाइड्रोजन का रख सकते हो, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के तो सबसे ज्यादा बॉन्ड बने होते हैं, तो ये होती है लगभग 2.1। ठीक, फिर फिर यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन से, मैंने याद होगा बताया था कि हाइड्रोजन से अगर मैं देखूं 1.7, मतलब 2.1 से अगर 1.7 के बीच में अगर किसी की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अच्छा, एक कंसेप्ट तो ये आता है कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की, किसी भी तत्व की खुद की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके। और जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है
ये नॉन मेटल अधातु की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे तत्व जो अधातु कहलाए जाते हैं उनके पास क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है जनरली अधातु मतलब नॉन मेटल लाइक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की क्या कहानी होती है? इसके आउटर मोस्ट भैया 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता है भैया पहली सेल में 2 हो गए, अगली सेल में 6 हो गए। दैट मीन्स ऑक्टेट थ्योरी क्या कहेगी कि भैया इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दैट मीन्स जैसे ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो भैया आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस चार्ज, इन्हीं का मैकेनिज्म में रोल है। मैकेनिज्म में भी जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा भैया उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा भैया उस पर प्लस चार्ज आ रहा होगा। हाँ, अगर किसी में पहले से ही चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन लेके खुद में स्टेबल हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ये सिंपल सी कहानी है। ठीक, तो ये बचपन सा बेसिक है जो आप बचपन से ही जानते हैं। कुछ में ऐसा मैंने खास तो आपको नहीं पढ़ा, आप ये सब कहानी। ठीक, ऐसे ही आप नाइट्रोजन की कहानी को बोलूं, नाइट्रोजन का 7। ठीक है जी, पहली सेल में को 2 इलेक्ट्रॉन, अगली सेल में हो गए इट बिकम्स 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। और आपको पता है ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा, और आप सभी को पता है नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस चार्ज है। ठीक है जी, तो बेसिक सी कहानी है। तो आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने पूरे ले लिए हैं, याद होगा फर्स्ट ईयर में टॉपिक पढ़ाया था, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद होगा, ईजी है ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की क्षमता। बट पहले जब कोई अट्रैक्ट ही नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन को तो होल्ड क्या करेगा? तो ऑक्सीजन के पास क्षमता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज्यादा है, लगभग 3.5 है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा उसको अभी चर्चा में लेंगे, पर फिलहाल अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे थे कि हाइड्रोजन और 1.7 के बीच में अगर किसी की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और 1.7 के बीच में होती है तो उनको हम कहते हैं सेमी मेटल, अर्ध धातु, लाइक जर्मेनियम, है ना, पढ़ा है ना जर्मेनियम वगैरह, आर्सेनिक, तो जी, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, तो ये सेमी मेटल्स आपके होते हैं, अर्ध धातु होते हैं। और हाइड्रोजन से जो ऊपर होते हैं ये सारे कैसे होते हैं? ये सारे होते हैं नॉन मेटल, अधातु। याद रखना हाइड्रोजन खुद भी एक नॉन मेटल माना जाता है, मेटल में नॉन मेटल दोनों माना जाता है बेसिकली से। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे वो देगा। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो धातु होते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मेटल कौन होते हैं, धातु कौन होते हैं, मेटल वे होते हैं। मेटल वे होते हैं जिनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन देने की होती है अपने बाहरी कक्षीय, मतलब जिनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन, दे हैव टेंडेंसी लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उनके पास क्षमता होती है कि अपने बाहरी कक्षीय इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते भैया हैं। ऐसी एनर्जी होते हैं। हाँ कोई भैया जैसे अगर हाइड्रोजन अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी दे देगा तो फिर भैया वो मतलब क्या होगा, फिर उसका कुछ बचेगा ही नहीं उसके ये पास तो कुछ एक भी। इलेक्ट्रॉन है, एक ही दे दिया उसने, हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी उसने दे दिया तो ऑब्वियस बात है उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और वो बिहेव करेगा मेटल की तरह। ठीक है वो भाई, एक मिनट क्या हाँ, क्वेश्चन बोलता रहा, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर प्लस चार्ज आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज आ गया तो उसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, माइनस चार्ज आ गया तो उसे हाइड्राइड आयन कहते हैं। बता भाई क्या ये दिक्कत है? मैं तो मतलब ऐसे सोच रहा था जैसे मान लो उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब उसने हाँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन भी दे दिया तो एलिमेंट ही नहीं रहा वो, तो मतलब कुछ रहा ही नहीं वो तो। तो ऐसे तो सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद एलिमेंट कहाँ रहेगा? अगर तेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो तो कैटायन बन जाएगा। ऐसे हाइड्रोजन कैटायन बन गया, हाइड्रोजन कैटायन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। अभी तो भैया मतलब थोड़ा बहुत मतलब ज्यादा नहीं पता भैया मेरे को, लेकिन पता नहीं आयनिक बॉन्ड बनता था मतलब शेयरिंग करने से, शेयरिंग ही करता है ज्यादातर इलेक्ट्रॉन। हाँ तो भैया आयनिक बॉन्ड के लिए भी तो कहानी बताई थी फर्स्ट ईयर में, अगर खैर फर्स्ट ईयर में अगर देखा हो तो कुछ कहानियां बताई थी मैंने कि आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा। चलो उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी चर्चा करूंगा, इसके बाद ही बता देता हूँ। और पहले ये समझ लो सेमी मेटल, ये कह रहा है कि आयनिक बॉन्ड बनेगा, वो सब कहानी अलग है भाई, उसको भी देख लेते हैं। वो तो खैर पूरा इनऑर्गेनिक का टॉपिक आ जाएगा। कोई क्वेश्चन पूछा है तो आंसर देते हैं, पर फिलहाल मैंने बोला जिसकी विद्युत ऋणात्मकता 2.1 से 1.7 के बीच में आके सभी मेटल नॉन मेटल सेमी मेटल हो गए। 2.1 से ज्यादा है मतलब नॉन मेटल है, और 1.7 से अगर कम है, विद्युत ऋणात्मकता 1.7 से कम है। ठीक है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है लगभग लगभग 0.7 होती है, 0.7 0.6, है ना, अलग बुक में थोड़ा थोड़ा डाटा वेरी करता है। ठीक, तो जिसकी 1.7 से कम होगी ये सारे सभी के सभी मेटल होंगे, धातु होंगे। मेटल अभी देखा, मेटल वे होते हैं, धातु वे होते हैं जिनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन देने की होती है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज आता है, इसलिए धातु पे प्लस चार्ज आ रहा है ना। और यहाँ पे अधातु कौन होते हैं, नॉन मेटल कौन होते हैं, जिनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन।
ये कुछ कहानियां हमने बचपन में देखी। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन का आंसर भी देता हूँ। ये कह रहा है कि भैया आयनिक बॉन्ड बनता है ऐसे। देखो कहानी क्या है, मान लो अगर आपका कोई एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट है बी, ए और बी इनके बीच में बन रहा है एक बॉन्ड बन रहा है। अब मान लीजिए ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लेट अस से वो काई ए है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है काई बी है। अगर मैं इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर निकाल लूं, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर निकाल लूं, और यह अंतर यदि 1.7 से 1.7 से ज्यादा आ जाए, तो ऐसे में जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। आयोनिक बॉन्ड बनेगा। भैया जो ये कह रहा था उसकी बात में ये देख सकते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपका ए और बी यहाँ पे मान लो सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। तो मैंने बताया अभी Na की कितनी विद्युत ऋणात्मकता मान रहा हूँ, लगभग 1.6 है ना, और Cl की कितनी होती है, लगभग 3.5। अगर इनके बीच का मैं अंतर निकालूं तो कितना आ जाएगा, लगभग 2.9। तो देख रहे हो यहाँ पे साफ साफ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है 1.7 से ज्यादा है, 1.7 से ज्यादा है। दैट मीन साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड कैसा बनेगा, प्योर आयनिक बॉन्ड बनेगा। बोलो भाई समझ में आए कि नहीं? अगर यही यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ए और बी में, एक्स से एक्स बी, ठीक है जी, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर अगर आ जाए 1.7 के बराबर, तो बॉन्ड जो होगा वो 50-50 हो जाएगा। 50-50 मतलब 50% वो आयनिक बंद होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, और 50% वो कोवलेंट सह संयोजक बंद होगा। ठीक है जी, 50% वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है जी, तो 50-50 हो जाएगा चांस बराबर। और यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जैसे फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था, याद होगा उन्हें पढ़ाया था, अगर 1.7 से छोटा हो जाए तो ऑब्वियस बात है वहां पे जो बॉन्ड होगा वो प्योरली कोवलेंट होगा, प्योरली सहसंयोजक। सिंपल सी बात। अच्छा एग्जांपल भी ले लेते हैं भाई, कैसे कह रहा हूँ। 1.7 एग्जैक्ट लाने के लिए तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जुगाड़ चाहिए, वो देख लेना कोई एग्जांपल मिले। बट हाँ 1.7 से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है 2.1, क्लोरीन की कितनी होती है 3.5, अंतर निकालूंगा लगभग कितना आ जाएगा 1.4। तो भैया HCl आपकी जो होती है ना, ये एक गैस होती है और ये आयनिक नहीं कोवलेंट होती है, ये बात जरूर ध्यान रखना। बोलो भाई समझ आया कि नहीं? जी भैया। बोलो भाई तेरा डाउट क्लियर हुआ नहीं जो तू क्वेश्चन पूछ रहा था? जी भैया। जी भैया। ठीक है, तो ये है कुछ कहानियां। अब आते हैं भैया, तो इनऑर्गेनिक वाली बात होगी, हमने तो पढ़नी है पर ऑर्गेनिक ने जैसे क्वेश्चन पूछा तो आंसर यहाँ पे देखो। ठीक, बट अगर हाँ किसी का टॉपिक से बिल्कुल अलग क्वेश्चन होता तो भैया उसका बाद में बताता, क्योंकि आज की क्लास जब बेसिक है भैया ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो ऑर्गेनिक। अब है क्या हमें पढ़ना भैया, कार्बन। हमें ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक में क्रियाविधियां देखनी है ना। तो भैया कार्बन को चेक करना है, और कार्बन से एलिमेंट को चेक करना है। मान लो कार्बन से एलिमेंट ए, ठीक है, कार्बन से एलिमेंट ए लगा। अब मैं मान के चल रहा हूं कि जो विद्युत ऋणात्मकता है कार्बन की ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से, मतलब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मक है ए से। तो ऐसे केस में क्या होगा, उससे पहले एक सिंपल आइडियलिस्टिक केस लेते हैं। आइडियलिस्टिक केस का मतलब अगर मान लीजिए ये भी कार्बन है और ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, तो आपको जो इतना समझ में आ रहा है कि ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, तो भैया दोनों ही कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बराबर होगी। क्यों? ऑब्वियस दोनों कार्बन है, दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होगी, तो दोनों की ही इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। फिर से बोल रहा हूँ, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता इज कॉल्ड विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था कि भैया कार्बन है, कार्बन के पास आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बचपन से पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है शेयरिंग। तो एक हाइड्रोजन आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लाएगा यहाँ शेयरिंग कर लेगा, ऐसे दूसरा हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा शेयरिंग कर लेगा, ऐसे यहाँ एक और हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा शेयरिंग कर लेगा। तो हमने पढ़ा था शेयरिंग। और याद रखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बंद बनता है आप सभी जानते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। और ऐसे में बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। तो बस उसी बात को यहाँ भी ध्यान देना है कि एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और दोनों ही कार्बन है तो दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है वो बराबर है। डेट मीन्स वो जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ दिखेंगे, बिल्कुल आपको बीचों बीच नजर आएंगे। डिवाइड का साइन नहीं है, ये बॉन्ड बनाया है और ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करा है, ये बॉन्ड बनाया और बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करा है। डेट मीन्स वो बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड तो आपने फिजिकली कॉपी में बना के दिखा दे कि डैश,
पर एक्चुअली है क्या, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है और जो कहाँ पे बैलेंस्ड है उनके इक्विलिब्रियम में, मतलब बिल्कुल बीचों बीच। बट अगर मैं ऐसा एलिमेंट को जोड़ दूं कार्बन से ए, लाइक ए, तो मैं क्या कह रहा हूँ, कार्बन की अगर विद्युत ऋणात्मकता ए से ज्यादा है तो इस केस में क्या होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे थे वो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने की वजह से, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहे हैं उसका जो घनत्व है वो कहाँ दिखेगा, आपको कार्बन की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। कहाँ दिखेगा, कार्बन की तरफ तरफ शिफ्ट होता दिखेगा। और आइडली कहाँ था, आइडली वो बीचों बीच था, कहाँ पे शिफ्ट हो गया, कार्बन की तरफ। अब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है उस पर चार्ज आता है माइनस, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर चार्ज आता है प्लस। बट यहाँ पे बॉन्ड टूटा नहीं है, बॉन्ड अब भी है इनके बीच में, बट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है, विद्युत जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो कहाँ खिंच गया, कार्बन की तरफ खिंच गया, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर आएगा पार्शियल माइनस, और ए ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर आ जाएगा पार्शियल प्लस। तो यहाँ पे अर्ध चार्ज लगाते हैं, पार्शियल चार्ज लगाते हैं, है ना। इन चीजों को ध्यान देना। तो पहला केस तो ये बन गया कि कार्बन से अगर विद्युत ऋणात्मक कोई एलिमेंट लगा है तो कैसे चार्ज को सेपरेट करूंगा, इसी के बेस पे मैकेनिज्म होगी। जहां पे आप लोग चार्ज सेपरेट करना सीख गए, समझ लो आपको एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि मुझे अटैक कहाँ पे करना है, वो पोजीशन पता चलने लगेंगी कि हाँ भैया मुझे इस पोजीशन पे अटैक करना है, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज मैंने सेपरेट करना सीख लिया है। इसीलिए फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता था इंडक्टिव फैक्ट, हालांकि बारी में ही पढ़ाया जाता था। ठीक, फिर अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है, एक तो आइडल केस हमने ये मान ही लिया ये वाला। दूसरा केस हो सकता है कि कार्बन है, उससे कोई मैं एलिमेंट एक्स लगा दूं, और यहाँ पे जो एक्स है, जो एक्स है उसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, अब एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा वो कहाँ दिखेगा आपको, एक्स की तरफ दिखेगा। क्यों, क्योंकि एक्स विद्युत ऋणात्मक ज्यादा है। अगर एक्स ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें माइनस, कार्बन पाएगा प्लस। पर दिमाग में डालना कि अभी बॉन्ड टूटा नहीं है, बॉन्ड अब भी है, तो डेट मीन्स यहाँ पे चार्ज कैसा बना दूंगा, पार्शियल। ये ध्यान रखना। बट इन केस अगर बॉन्ड टूट जाए, तो भैया बॉन्ड टूट जाएगा तो सिंपल सी बात है, कार्बन वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे अपने ऊपर ले लेगा, और जब पूरे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो चार्ज आ जाएगा कंप्लीट माइनस, और ए अपने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले पूरे दे रहा है तो उसका आ जाएगा कंप्लीट प्लस। ध्यान देना इस बात। ऐसे ही यहाँ पे अगर बंद टूट जाए, बॉन्ड टूट जाए, तो भैया कार्बन से देखो एक्स, बॉन्ड जब टूटेगा एक्स की तरफ पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, एक्स 2 इलेक्ट्रॉन पूरे अपने ऊपर ले लेगा, और जब एक्स इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एक्स पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा। सिंपल सी कहानी है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं, या इसमें अब भी डाउट है? भैया लास्ट बार बोल रहा हूँ, आज लास्ट क्लास है, इसके बाद सिलेबस आगे बढ़ जाएगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करने का, नया बच्चा आएगा वो फिर भैया अगले साल पढ़े। बता दो क्या सभी के समझ में आया, जो अभी तक समझाया जस्ट बेसिक सा है? जी बोल दो भैया। फिर, जी भैया। सभी के समझ में आया? ये नया बच्चा कौन था, ये क्या नाम था, दिव्या, इसके समझ में आ आ गया भाई? गया सर, यस सर आ गया। चलो आगे देख लो अब भाई, आगे सुन लो 2-4 बातें और। क्या बातें सुन लो, जो छोटी छोटी बातें हैं। देखो जब भी कोई रिएक्शन करनी है, 2 बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, कि चार्ज का सेपरेशन मिल जाए, चार्ज आवेशों का विघटन मिल जाए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए, है ना, सेपरेशन ऑफ चार्ज मिल जाए, या चार्ज सेपरेशन मिल जाए। सिंपल भाषा में चार्ज आपको बटे हुए मिल जाए, आवेश जो है वो बटे हुए आपको मिल जाए। बटे हुए का मतलब क्या है, उनपे पोलरिटी आ जाए। पोलरिटी का मतलब एक तरफ बन जाए प्लस चार्ज और एक तरफ बन जाए माइनस चार्ज, एक तरफ बन जाए माइनस चार्ज। मैंने ए को माइनस वाला, सॉरी कार्बन, यहाँ पे कार्बन प्लस है तो यहाँ एक्स मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ ताकि यहाँ पे माइनस। तो ऐसा पोलरिटी आपको चार्ज का सेपरेशन करके दिखाना है। कैसे करके दिखाना है, उसके लिए भैया ये याद रखनी है, ये बातें जो समझाई है मेटल नॉन मेटल वाली, ये बातें ध्यान रखनी है कि कार्बन से कौन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन से कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बातें ध्यान रखनी है। अगर चार्ज सेपरेशन करना सीख गए तो भैया मैकेनिज्म करने में आपको बहुत बहुत आसानी होने लगेगी। क्या सभी रिएक्शन चार्ज सेपरेशन पे आएंगी? नहीं भैया, सारी रिएक्शन चार्ज सेपरेशन से नहीं होंगी। तो कुछों के लिए हम और बातें भी देखेंगे, वो रिएक्शन के बीच में पता चलती रहेंगी। पर बेसिक क्या है कि चार्ज को बांटना हमें सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब चार्ज सेपरेशन करेंगे ना भैया, तभी हमें पता चलेगा कि भैया माइनस और प्लस में कहाँ इंटरेक्शन होगा। क्योंकि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक तरफ प्लस जनरेट होता है, एक तरफ माइनस जनरेट होता है, और प्लस और माइनस के बीच में ही अट्रैक्शन होता है। बट अगर कभी माइनस और माइनस दिखता है तो उनके बीच में कभी भी अट्रैक्शन नहीं होता है। ऐसे ही प्लस प्लस दिखता है तो कभी भी उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है। मतलब सेम चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं, सेम जो चार्ज है वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर एक नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल है, चार्जेस भी इसी तरीके के हैं। एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। आप सभी जानते हैं ये पोल एक दूसरे को, ये ध्रुव एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, बट साउथ साउथ क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ऐसे नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर ये बातें आपको पता है तो
तो भैया मैकेनिज्म करने में और आपको आसानी होने लगेगी। ठीक, इससे पहले कुछ और बातें समझ लेते हैं। क्या समझना है? हमने देखा एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखा अभी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम युग्म जोड़ा भी कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑब्वियस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक माइनस चार्ज अगर कहीं पे बना हुआ है, माइनस चार्ज कहीं पे बनाया हुआ है, तो उस माइनस चार्ज में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। भैया माइनस चार्ज आता कैसे है? फॉर एग्जांपल आप सभी जानते हैं क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 2 8 7 आप सभी जानते हैं। आपको पता है बस 1 इलेक्ट्रॉन की तो कमी है इस पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन भैया ये ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लेते आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भैया, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। पर वो माइनस चार्ज कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया 6 तो आपस में पेयर बना के लगे हुए एक दूसरे से, है ना, अटैच्ड है, ये अटैच्ड है। और जो 7वां इलेक्ट्रॉन था उसका, और ये 1 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन के बच्चे मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो पेड हो गए, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस चार्ज बना रहे हैं, बट वो भी कैसे होंगे? पेयर्ड फॉर्म में होंगे। प्लीज इन बातों को ध्यान रखना, अगर यही चीजें समझ में नहीं आ रही फिर दिक्कत हो जाएंगी। तो मतलब एक बॉन्ड का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और माइनस चार्ज का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन है। और कहीं पे अगर पाई बॉन्ड दिया है तो भैया कॉमन सेंस लगा लेना, बॉन्ड है तो बॉन्ड ही, और बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सिंपल सी कुछ बेसिक बातें हैं जिनको ध्यान रखना है। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब वहां से अटैक कराएंगे, रिपेल कराएंगे, जो भी कराएंगे वो सब कहानी वहीं से ही बनने वाली है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए पहले 2 बातें जान लेते हैं कि जब भी हम कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एक सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट क्या चीज? भैया मैं लैब में चला गया, टीचर मुझसे कह रहा है ये रहा भैया तेरा बेंजीन, इस बेंजीन से तू मुझे बना के दिखा दे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पिछले साल बनाया था बेंजीन से, हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया था, सल्फोनेशन किया था हमने। तो अब मुझे ये तो पता चल गया भैया बेंजीन है और इससे कुछ प्रोडक्ट बनाना है। दैट मींस बेंजीन क्या हो गया? बेंजीन इज द सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट जिसकी मुझे रिएक्शन करानी है। बेंजीन क्या होगी? वो चीज जिसकी रिएक्शन करानी है। मतलब आप लैब में गए, आपसे कहते हैं भैया इसकी रिएक्शन करा दो, तो उसकी रिएक्शन, जिसकी रिएक्शन आप कराने आ रहे हो वो सबस्ट्रेट है। फिर आपने देखा भैया सबस्ट्रेट है, अब सबस्ट्रेट की रिएक्शन किसी से तो करानी पड़ेगी कि भैया आपको कुछ प्रोडक्ट मिले, तो उसके लिए हम डालते हैं उसमें रिएजेंट। क्या डालते हैं? रिएजेंट। और जैसे ही रिएजेंट डालते हैं तो हो सकता है लेट से सबस्ट्रेट जो है मान लीजिए मेरा सॉलिड है, रिएजेंट मान लीजिए मेरा सॉलिड है। सबसे सिंपल एग्जांपल मानूं तो सबस्ट्रेट मान लो आपने चीनी लिया और आपने रिएजेंट नमक ले लिया। अब मैं कहूँ भैया चीनी और नमक की रिएक्शन करा के दिखा दो, सॉल्यूशन बना दो कुछ, तो भैया ऑब्वियस बात है दोनों ही सॉलिड फॉर्म में है, तो भैया ऑब्वियस बात है रिएक्ट ही नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगा देंगे। तो क्या करेंगे? हम इसमें कुछ सॉल्वेंट डालेंगे लाइक वाटर, कि भैया चीनी और नमक दोनों ही घुल जाए। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन में हमें कई बार प्रेशर डालना पड़ता है, कई बार हाई टेम्परेचर डालना पड़ता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में देखेंगे, जहाँ वैसे भी ज्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं प्रेशर और टेम्परेचर कंसेप्ट, बट हाँ जितना है प्रेशर और टेम्परेचर कंसेप्ट वो सारा फिजिकल में देखेंगे। बट यहाँ पे हाँ काफी रिएक्शन ऐसी होंगी, जैसे हम पढ़ेंगे कोलबे स्मिथ रिएक्शन, तो वहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो 8 से 10 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे होती है। मतलब हम पे तो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर का दाब लग रहा है और उससे 8 गुना ज्यादा प्रेशर पे या 10 गुना ज्यादा प्रेशर पे कोलबे स्मिथ रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, याद होगा कल परसों हमने रिएक्शन पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, याद है? दारू का डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन किया था हमने, पानी निकाला था, तो हमने देखा था 2 तरीके के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा था आपको एल्कीन, याद होगा, और एक मिल रहा था ईथर। तो 2 तरह के प्रोडक्ट मिल रहे थे, एक हाई टेम्परेचर पे हो रहा था, एक लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे आपको एल्कीन मिल रही थी, बीटा एलिमिनेशन कर रहे थे, और लो टेम्परेचर पे क्या कर रहे थे? अल्फा सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। तो वही प्रेशर और टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद जो आपको मिलता है लास्ट में वो आपका प्रोडक्ट। ठीक है जी, आपकी रिएक्शन पूरी आती है और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल जाता है। दैट मीन्स आपको कुछ सबस्ट्रेट चाहिए, आपको कुछ रिएजेंट चाहिए और आपको कुछ प्रोडक्ट मिल जाता है। अब तक हम 11th-12th क्लास में करते थे, कुछ टीचर होते हैं जो 11th-12th में मैकेनिज्म बताते हैं, बट हाँ बाकी टीचर जो है बस ये बोल देते हैं हाँ भैया ये रिएक्शन याद कर लो, ये रिएक्शन याद कर लो। ऐसा नहीं होता, हर रिएक्शन के पीछे थियोरेटिकली हमने कुछ टर्म्स बना रखी हैं और उन टर्म्स को केमिस्ट भैया मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है जी, तो उन टर्म को कहते हैं मैकेनिज्म, दैट मींस क्रियाविधि। तो भैया सबस्ट्रेट रिएजेंट कैसे रिएक्ट करे होंगे, क्या उनका इंटरेक्शन रहा होगा, क्या उनकी प्रॉक्सिमिटी रहेगी, क्या उनका इंटरेक्शन रहा होगा, क्या उनकी फेवरेबिलिटी रही होगी कि भैया वो प्रोडक्ट बना रहे होंगे। तो उसके लिए कुछ हमने प्रैक्टिकली तो चीजों करके देख लिया, बट कुछ थियोरेटिकल एविडेंस भी बनाए हैं। जब तक हमने थ्योरीज पढ़ी है उनके बेसिस पे कुछ हमने थियोरेटिकल एविडेंस भी बनाए हैं जिनको मैकेनिज्म कहते हैं। उसमें क्या होगा कि छोटे छोटे स्टेप में कैसे ये रिएक्शन हुई है और कैसे ये प्रोडक्ट बना है, ये हम थ्योरेटिकली जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें कैसे पता कि भैया सबस्ट्रेट और रिएजेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं? हमें क्या पता भैया उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन लग रहा है? तो भैया बस इन्हीं चीजों को जाना जाता है। मान लीजिए हमें कोई सबस्ट्रेट दे दिया, तो हमें क्या चेक करना है?
कि भैया मेरे सबस्ट्रेट पे प्लस चार्ज है या मेरे सबस्ट्रेट पे माइनस चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल भैया बेंजीन ही आपने ले लिया, बेंजीन ही आपने ले लिया, बेंजीन पे आप जानते हैं बेंजीन C6H6 होता है और इस पे अंदर 3 पाई बॉन्ड होते हैं। एक पाई बॉन्ड ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। 3 पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। जिसको नहीं पता वो फिलहाल के लिए याद रख सकते हो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और अच्छे से हमें चीजें क्लियर होती रहेंगी। बट फिलहाल के लिए बाकी फर्स्ट ईयर में सभी को पढ़ाया था बेंजीन पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, हक्कल रूल वगैरह सारी थ्योरी पढ़ाई थी। एक 3 पाई बॉन्ड है, इतना तो आप सभी को दिख रहा है। ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 पाई बंद दिख रहे हैं, और पाई बॉन्ड में बताया था 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन। बेंजीन के पास है इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, और जनरली आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। अब मैं आपको बेंजीन की रिएक्शन कह रहा हूँ, बेंजीन का करा के दिखा दो। बेंजीन से मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि बेंजीन से आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना दो, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, बेंजीन पे, हालांकि यहाँ तो आपको प्रोडक्ट पता है, ये केस मान के चल रहा हूँ, बट ऊपर वाला एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आ जाए उसके लिए इस बात को समझा रहा हूँ। ठीक, तो आपने यहाँ बेंजीन लिया और उसमें क्या डाला, कॉन्क H2SO4 डाला। हम डालते हैं सांद्र H2SO4, कॉन्क H2SO4। तो भैया आपको समझ में आ रहा है कि जो मेरे को जो लेना है, जिसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूं मैं, वो बेंजीन है, और बेंजीन पे क्या इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस चार्ज। तो भैया मुझे समझ में आ गया कि मैंने जो सबस्ट्रेट चूज करा है ना, जो मैंने सबस्ट्रेट चूज करा है उस पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। और अब दिमाग लगाइए, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि अगर सबस्ट्रेट पे माइनस चार्ज है तो मुझे ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा भैया जिसपे प्लस चार्ज होगा, जब तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। सिंपल सी कहानी है, अभी जस्ट ऊपर ही बताया कि अपोजिट चार्ज ही क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब मुझे समझ में आ गया, मेरा बेंजीन पे अगर माइनस चार्ज है तो मुझे एज अ रिएजेंट लेना पड़ेगा जिसपे प्लस चार्ज होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं, जी बोल भैया। दो भाई। सिंपल से जी भैया। कंसेप्ट है कि बेंजीन अगर माइनस चार्ज है तो मुझे ऐसा सबस्ट्रेट लेना पड़ेगा जिसमें प्लस चार्ज है। मान लो अगर बेंजीन के अलावा मैं ऐसा कोई सबस्ट्रेट लेना जिसपे प्लस चार्ज है, तो उसके लिए मुझे रिएजेंट कैसा लेना पड़ेगा, माइनस वाला लेना पड़ेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, और लास्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट, जैसे कि मुझे यहाँ मिल रहा है। तो भैया समझ में आ गया कि बेंजीन पे मेरे प्लस चार्ज है, और यहाँ पे कॉन्क H2SO4 अभी तो मुझे दिख ही नहीं रहा कि इसमें माइनस है प्लस है, पर हाँ मुझे इतना आइडिया मिल गया कि बेंजीन पे माइनस चार्ज है, तो मैंने कॉन्क H2SO4 जब लिया तो कहीं ना कहीं इसमें प्लस चार्ज निकल के आएगा। और उसी चीज को मैं, उसी एविडेंस को मैं, उसी जो एविडेंस है उसको पता लगाना चाहूंगा कि भैया कैसे इस पे प्लस चार्ज है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैकेनिज्म करना पड़ेगा। तो भैया जरा सा मैकेनिज्म पे इसका रुख करते हैं, जरा सा इसकी क्रियाविधि देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, जनरल ओवरव्यू लेते हैं मैकेनिज्म। ठीक, देखिए आपके पास है H2SO4। सबसे पहले H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए। अब जिनको स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल नहीं आता है तो उनके लिए एक छोटी सी बात कहूंगा कि जस्ट एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं, जस्ट एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं। वो क्या ले सकते हैं कि सल्फर के, इतनी कहानी तो पता होनी चाहिए कि सल्फर परमाणु क्रमांक 16 होता है भैया, 2 8 6, ये सभी जानते हैं। मतलब आप सभी जानते हैं उसके बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो भैया देखो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ दिख रहा है, चौथा यहाँ दिख रहा है, पांचवा यहाँ दिख रहा है, छठा यहाँ दिख रहा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सल्फर ने अपने 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी है ना। और आप ये भी जानते हो कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देख लो, एक ऑक्सीजन लेके चल रहा हूँ, सल्फर का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा सभी आइडिया। तो भैया देख लो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट के 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे, दूसरे पेन से बनाए। तो आप सभी को दिख रहा है सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में भी कितने हैं, 6 हैं, सेम फैमिली के होते हैं दोनों। तो ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट में 6 हैं। तो ऑक्सीजन ने क्या करा, एक बगल वाले सल्फर से शेयरिंग कर ली इधर, और एक यहाँ हाइड्रोजन से शेयरिंग कर ली। तो आप सभी जानते हैं कि भैया जैसे ऑक्सीजन ऐसे काम करेगा तो उसका अष्टक ऑक्टेट कंप्लीट होगा, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ऑक्सीजन हो गया खुद में स्टेबल। ठीक है जी, तो ये है कहानी। ऐसे करके कुछ कुछ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करा करो, बाकी तो भैया 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आइडिया मिल जाएगा। बाकी बीएससी फर्स्ट ईयर में याद होगा हमने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़े थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 तक, स्टैटिक नंबर 7 तक। अब यहाँ पे क्या कहानी समझनी है, कहानी सिंपल है, आपको चेक करना है क्या बनाना पड़ेगा, पोलैरिटी लानी पड़ेगी। पोलैरिटी लाने के लिए करना पड़ेगा, ऑक्सीजन आपको पता है विद्युत ऋणात्मक होता है, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। बॉन्ड टूटा नहीं है इसलिए चार्ज बना रहा हूँ पार्शियल माइनस। ऐसी हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे आएगा प्लस चार्ज, बॉन्ड टूटा नहीं है इसलिए चार्ज कैसा बनाऊंगा, पार्शियल प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन जिसपे है युग्म जोड़ा, इट मीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, तो ऑब्वियस बात है कहाँ अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पे। क्यों अटैक करेगा, तो सिंपल सी कहानी समझ लो भैया कि इसलिए अटैक करेगा क्योंकि ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी,
जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलेगा कितना 60 डिग्री, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आपस में रिपल्सन प्रतिकर्षण करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से खुद में अनस्टेबल हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे और क्या करेंगे किसी दूसरे चीज पे अटैक करना शुरू करेंगे। ऑब्वियस बात है अगर हम किसी पे कोई कुछ भी नहीं करे, कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, कोई प्रेशर नहीं बढ़ा रहे, तो अपने में खुश है। जैसे ही उस पर टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस बात है उसमें एक्सटर्नल फोर्स आना शुरू हो जाएंगी, वो कहीं ना कहीं क्या करना शुरू कर देगा, उद्यम करना शुरू कर देगा, ऑब्वियस बात है अटैक करना शुरू कर देगा। अब दो बातें और ध्यान रखनी है, क्या बातें ध्यान रखनी है कि भैया अगर आप कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हो तो भैया हमेशा याद रखना सिंगल हेडेड एरो चलाना है। सिंगल हेडेड एरो मतलब एक हुक वाला एरो, जिसे हम फिश हुक एरो भी कहते हैं। मछली मछली जो फंसाने वाला जो कांटा होता है उसे फिश हुक एरो कहा जाता है। तो अब इस बात है अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप कर रहे हो तो आप इसे सिंगल हेडेड इलेक्ट्रॉन से दिखाते हैं, इसे सिंगल हेडेड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं या फिर फिश हुक एरो भी कह सकते हैं। इसके अलावा यदि आप दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखा रहे हो तो कुछ नहीं है, सिंपल है भैया एरो को ऐसे बना दो, डबल हेडेड एरो। एक इलेक्ट्रॉन है सिंगल हेडेड एरो, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखा रहे हो डबल हेडेड एरो। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा हूँ, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा हूँ, देख लो मैंने कैसा बनाया, डबल हेडेड एरो बनाया। अब कहानी समझनी है कि ऑक्सीजन ने जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को प्रोवाइड किया, जैसे ही ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को प्रोवाइड किया, तो आपको इतना कंसेप्ट तो पता होगा कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक और इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो भैया जब ऑक्सीजन अपने दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है तो हाइड्रोजन को तो दो इलेक्ट्रॉन मिल गए, वो तो खुश, तो अपने जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे जाएगा, अपने बगल वाले ऑक्सीजन को दे जाएगा। क्यों, दूसरा कंसेप्ट ऐसे भी समझ सकते हो कि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक था, इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो पहले ही इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच रहा था, इसलिए उस पर देखो कैसा चार्ज बनाया आपने, पार्शियल माइनस चार्ज बनाया। पर ऑब्वियस बात है जैसे ही हाइड्रोजन को ये बगल वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा तो भैया सिंपल सा क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन अपने दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा क्योंकि वो पहले से खींच रहा था। तो बस सिंपल सा कंसेप्ट आगे बना, क्या बना कि भैया आपने देखो यहाँ क्या बनाया, एच बनाया, ओ बनाया, एस डबल बॉन्ड ओ। अच्छा अभी एक और डाउट होगा, मुझे पता है काफी के मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्या कि भैया यहाँ तो कॉन्क H2SO4 केवल एक लिया है और भैया यहाँ तो आपने दो दो H2SO4 बना दी, ये भी बना दी, ये भी बना दिया। तो भैया जरा सा कॉमन सेंस लगा लेना, क्या कॉमन सेंस लगा लेना, कॉमन सेंस ये लगा लेना कि जब भी आप ऑर्गेनिक में लिखते हो भैया कॉन्क H2SO4 और दो दो ले लेते हो तो उसके पीछे का रीजन लॉजिक होता है। कैसे लॉजिक होता है, मान लो एक छोटे से एग्जांपल से लेके चल रहा हूँ, आपने लिया NaCl, ठीक है जी, और कितना NaCl लिया, मान लो आपने 1 ग्राम NaCl, 1 ग्राम NaCl, ठीक है जी। अच्छा अब भैया जरा मोल कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, मोल कंसेप्ट, ठीक है जी। मोल कंसेप्ट क्या होता है, हम जानते हैं कि सोडियम का जो मास होता है, भार होता है, वो 23 AMU होता है, AMU इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, है ना। और क्लोरीन का जो होता है इट इज 35.5 AMU। अभी एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटम के रेस्पेक्ट में याद होगा कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में मास निकालते हैं, वो सब कहानी है ना। बट अगर इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर मानते तो कितना मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि सोडियम जब 23 ग्राम का हो जाएगा, सोडियम जब 23 ग्राम का हो जाएगा, ऐसा मान के चलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कि जब सोडियम 23 ग्राम का हो जाएगा तो 1 मोल के बराबर हो जाएगा, 23 ग्राम सोडियम बराबर 1 मोल। हम AMU में ये मान के चलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 23 ग्राम पर मोल मान के चलते हैं। तो डेट मीन जैसे ही सोडियम को मैंने 23 ग्राम का बना दिया वो 1 मोल के बराबर हो गया। और आप जानते हो 1 मोल में कितने एटम हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गए। सिंपल सी कहानियां हैं, ठीक। ऐसे ही क्लोरीन है 35 AMU। अगर मैं बात करूं क्या कि सोडियम को जैसे ही मैं 35.5 ग्राम का बनाऊंगा तो ऑब्वियस बात है उसमें भी 1 मोल हो जाएंगे और उसमें भी कितने एटम हो जाएंगे, इतने। दैट मींस 23 ग्राम जो सोडियम है उसमें 1 मोल के बराबर एटम होंगे और 35.5 ग्राम क्लोरीन में 1 मोल एटम के बराबर होंगे। तो सिंपल से समझ में आ रहा है, आइडियोलॉजी दिमाग में बननी चाहिए कि सोडियम का साइज ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं छोटा हो रहा है, क्लोरीन का साइज कहीं ना कहीं बड़ा हो रहा है। ये सिंपल से कंसेप्ट बनते हैं, ठीक। अब NaCl में क्या कह रहा हूँ, NaCl का टोटल कितना निकल के आएगा, तो आप दोनों को जोड़ दोगे तो NaCl ओवरऑल कितना बन के आएगा, इट इज कितना 58.5, इट इज 58.5 AMU। या फिर मैं कहूं जैसे ही मैं सोडियम नमक को 58.5 ग्राम का बनाऊंगा तो भैया 58.5 ग्राम का बनाते ही जो हमारा नमक है वो भी कितना हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अब खुद ही लगा सकते हो कि जब 58.5 ग्राम में 6.022 है तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 अपॉन में 58 इंटू 10⁻22। दैट मींस 1 ग्राम में भी क्या है, इनफाइनाइट पार्टिकल है। तो ऑब्वियस बात है जब आप रिएक्शन करते होगे, कॉमन सेंस लगाना, जब भी आप रिएक्शन करते होगे, आप बेंजीन ले रहे हो, बेंजीन की 2 बूंद भी आपने डाल दी
तो भैया खुद ही सोच सकते हो उस 2 बूंद में कितने सारे बेंजीन है, और उस ऐसी कॉन्क H2SO4 आपने 2 ड्रॉप कॉन्क H2SO4 का भी डाला और 1 ड्रॉप 1 मिलीग्राम का भी है, तो खुद ही कॉमन सेंस लगा सकते हो कि वो शायद 1 कॉन्क H2SO4 तो हम ले ही नहीं सकते, वो तो हम 1 मिलीग्राम ले रहे हैं, उसमें भी क्या है बहुत सारे कॉन्क H2SO4 हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि एक बेंजीन लिया, एक H2SO4 लिया और रिएक्शन करा दी, रिएक्शन के अंदर तो बहुत सारे बेंजीन होते हैं, बहुत सारे H2SO4 होते हैं, रिएक्शन कर रहे होते हैं। तो इसीलिए याद रखना ऑर्गेनिक में बेसिकली क्या बैलेंस करना वो तो सब बात की बात है, बट ऑर्गेनिक में अगर 1 मोल लिया है तो अंडरस्टूड होता है कि 1 मोल का मतलब वहां पे आपने बहुत सारे लिए हैं और उन बहुत सारों में से जितने रिएक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म करने के लिए वो लिया जाता है। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोल भैया कंसेप्ट क्लियर हो गया नहीं? भैया हाँ भाई। भेज भेज जो आपने बीच में बनाया ना H2SO4 का स्ट्रक्चर नीचे हाँ भाई। में ओपन करना। हाँ भैया जैसे आप बोल रहे हो ना कि हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके चला जाएगा यहाँ पे हाँ और भाई। पहले वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा। तो ये हाँ यहाँ हाइड्रोजन कहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन था, एक तो ऑक्सीजन के था खुद पहले से ही। हाँ तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन ही तो हुए बॉन्ड में, वही तो चीज मैं भी कह रहा हूँ कि बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे जाएगा। ऑब्वियस बात है शेयरिंग थी, शेयरिंग में 1 इलेक्ट्रॉन उसका था, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था। अभी तो बताया कि भैया एक हम्म। क्लोरीन का एग्जांपल लिया था कि क्लोरीन का खुद का 1 इलेक्ट्रॉन और ऑब्वियस बात है 1 इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेने पे कैसा चार्ज बन जाएगा, माइनस चार्ज बन जाएगा। वही चीज तो मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है भैया। ठीक है जी, तो प्लीज इन कंसेप्ट को भी ध्यान दिमाग में रखना। अब आगे की कहानी भी देख लो भैया। आगे की कहानी क्या है कि ऑक्सीजन ने खुश था अपने में, स्टेबल था, पर टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया दुखी हो गया, अपना लोन पेयर देना पड़ा। लोन पेयर जैसे ही दिया तो ऑब्वियस बात है 2 इलेक्ट्रॉन देते ही ऑक्सीजन पे क्या आ गया, देखो बचपन से पढ़ते हुए जो इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, किसको दिया है, हाइड्रोजन को दिया है, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। सिंपल सी कहानी है, ध्यान में रखो इन्हीं बातों को कि भैया बचपन वाला कंसेप्ट है, अभी थोड़ी देर पहले भी देखा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर आएगा प्लस चार्ज, तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो इस पर भैया प्लस चार्ज आया। अब काफी कमेंट में ये डाउट आ रहा होगा भैया एक लोन पेयर और भी तो था, कोई दिक्कत नहीं आप बना लो, नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग सब पे होती है, इतना एग्जामिनर भी समझता है। एक लोन पेयर जो बच रहा है वो बना सकते हो, एक लोन पेयर उसने दे दिया। ठीक, इसके बाद बगल में क्या बचा, बगल में था देखो ऑक्सीजन, फिर इस पे था डबल बॉन्ड एस, मतलब एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। ये वाले ऑक्सीजन ने क्या करा था, 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लिए थे, जो इलेक्ट्रॉन लेता है कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। देखो उस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। सिंपल सी कहानी। तो यहाँ पे आपको फिर क्या कर रहे हो भैया, रिएक्शन में हीट भी तो दे रहे हो, और हीट दे रहे हो तो भैया जहाँ पे पानी निकल रहा होता है वो पानी निकल जाता है, कैसे निकलेगा, ऑब्वियस बात है। देखो पीछे वाले स्टेप में जो हमने पहला स्टेप किया उसमें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें प्लस चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे देखो यहाँ प्लस चार्ज आ गया। बट ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए भी तो हैं, वो क्या चाहेगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिए वो मैं 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लूं, और जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस लेगा यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो H2O निकल जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि भैया देखो ऑक्सीजन ने पहले लोन पेयर दिया था, तो भैया लोन पेयर दिया था तो प्लस चार्ज आ गया था, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, दैट मींस लोन पेयर उसके पास वापस आ गया और खुद में क्या हुआ, स्टेबल हो गया, और आप देख रहे हो साफ साफ आपको H2O निकलता हुआ दिख गया। अब अब कमी आ गई सल्फर पे, ये तो हीट की वजह से पानी निकल गया, तो भैया इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई सल्फर पे। क्यों आ गई, क्योंकि देखो सल्फर पे क्या है, एक डबल बॉन्ड O है और एक बचा OH, और यहाँ पे बचा डबल बॉन्ड O। अब कहानी क्या है कि ऑक्सीजन ने तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, बट बॉन्ड तो सल्फर के साथ बन रहा था, मतलब सल्फर ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, और आप जानते हो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो इसको हम कहते हैं सल्फोनियम आयन, ये सब बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, बस ध्यान देना। इसको हम कहते हैं सल्फोनियम, ईएम लगता है जिसके लास्ट में IUM, आप जानते हो ईएम उसके लिए लगता है जिसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, उसका नाम क्या हो जाता है, सल्फोनियम आयन। अब इस रिएक्शन को तो कभी फ्यूचर में कंप्लीट कराऊंगा, बट ये मुद्दा यहाँ तक जो पड़ा है इसके पीछे का मोटिव क्या था, इसके पीछे का मोटिव ये था कि आपने अभी देखा कि जो ये बेंजीन है इस पे कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, माइनस चार्ज है, दैट मींस आपका सबस्ट्रेट पे माइनस चार्ज है। तो देखो भैया H2SO4 ने H2SO4 के साथ रिएक्शन करी और क्या बना दिया, सल्फोनियम आयन बना दिया, और सल्फोनियम आयन पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन गई, क्या बन गई कि भैया आपने सबस्ट्रेट अगर माइनस वाला लिया है तो आपका जो रिएजेंट है उस पर ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से कैसे भी चूज करो, याद करो, मैकेनिज्म जब करोगे जब ये सीखने को मिलेंगी। तो सबस्ट्रेट पे जैसे ही आपने माइनस चार्ज मान के चला तो रिएजेंट पे देखो कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। यहाँ से बस मेन मोटिव ये था कि भैया अगर आपने सबस्ट्रेट माइनस वाला लिया है तो रिएजेंट आपको प्लस वाला लेना ही पड़ेगा, जब भी उनके बीच में इंट्रैक्शन होगा। और इंट्रैक्शन आपने देखा ही था, मैं रिएक्शन को पूरा करके बता देता हूँ, जिसके समझ में आए अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा भैया धीरे धीरे आएगा। एक क्लास में अगर सभी के समझ में आ जाता है, एक ही क्लास में सब माहिर बन जाते, तो बचपन में एक ही बार आपके मम्मी पापा आपको 1 2 3 पढ़ने के लिए भेजते और आपको 1 2 3 एक ही बार में आ जाता।
और आप शायद एक ही बार में माहिर हो जाते। तो भैया ये तो धीरे धीरे का प्रोसेस है, जब 1 2 3 एक बार में नहीं सीख पाए तो उसमें भी ऑब्वियस टाइम लगेगा, बट हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। वहां घर वाले कूटते थे, टीचर कूटते थे, मेहनत करी थी उन्होंने, और अब सोचते हैं आपके घर वाले और टीचर्स की भैया आप इंडिपेंडेंट हो गए अब तो कर लोगे खुद से, पर भैया ऐसा होता नहीं, ये रियलिटी है, आपको खुद भी पता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है देखो, पाई अब क्या करेगा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो क्या करेगा अपने पाई के 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्यों दे देगा, तो सिंपल सा कॉमन सेंस बना क्या कि भैया इलेक्ट्रॉन है इस पे बेंजीन पे, मतलब माइनस चार्ज है, और ये माइनस चार्ज किसको इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस वाले को। अब यहाँ से एक और आइडियोलॉजी निकली, क्या निकली कि भैया हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन देगा वो कौन देगा, माइनस चार्ज देगा, या फिर मैं बोलूं जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जिसपे इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा, वही हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा। तो भैया एक और आइडिया दिमाग में कंसेप्ट क्लियरली बना लो, क्या बना लो, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाओगे, वो जो तीर बना रहे हो वो माइनस से हमेशा प्लस की तरफ बनना चाहिए। प्लस से माइनस की तरफ अगर तीर बना रहे हो तो वो गलत है। मुझे पता है आपकी जो ग्रुप खेरा किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, उसमें भैया प्लस से माइनस की तरफ भी बॉन्ड बना के दिखा रखा है, और कोई भी स्टैंडर्ड बुक में देख लेना, जैसे कि जॉनसन क्लेडन हो गई, ठीक है, मॉरिसन बॉयड हो गई, पावला ब्रूस हो गई, अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, इंटरनेशनल ऑथर्स हैं सारे, इनकी किताबें आईयूपीएसी भी ऑब्वियस बात है रिकमेंड करता है, तो इनकी किताबों को पढ़ के देख लेना। हमेशा वो यही कहेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे, ऑब्वियस बात है भैया, एक राजा है जिसपे सेना है, और सेना में उसके 2 साथी हैं, मतलब 2 साथी उसको हमला करने के लिए भेज रहा है। एक राजा है जिसपे प्लस चार्ज, आपको पता है प्लस चार्ज उस पर आता है जिसपे इलेक्ट्रॉन जो दे चुका है, जो पहले अपना साम्राज्य खो चुका है, जिसपे कोई चीज है ही नहीं, तो ऑब्वियस बात है जिसपे सेना है वही तो अटैक करेगा। तो सिंपल सा इसको ऐसे करके समझ सकते हो, जिसपे सेना है वही अटैक करेगा, और जो पहले से भैया भिखारी जिसपे सेना नहीं है, अपने सेना वाले जो बंदे हैं वो बाहर भेज चुका है, तो ऑब्वियस बात उसको कोई सेना ही नहीं उसके बचाव के लिए, तो क्या करेगा, ये आसानी से अटैक करेगा। ध्यान रखना हमेशा जो अटैक होगा वो माइनस से प्लस की तरफ होगा, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही अटैक करेगा। अब यहाँ तो माइनस दिख नहीं रहा, तो याद होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब बहुत चीज होती है। क्या चीज होती है, अभी बताया था, माइनस चार्ज हो इसका मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो इसका मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का घनत्व होना चाहिए। अब ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन का घनत्व 2 ही हो सकता है या 1 हो सकता है। अब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड और लोन पेयर में होते नहीं है ना। फिर इसके बाद या तो पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, ठीक है जी, और क्या बताया था, और बोलो जल्दी से, और कुछ बताया था, यही कंसेप्ट, ठीक है, पाई बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, या फिर माइनस चार्ज, ये ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या है, बेंजीन ने अपने जो पाई के 2 इलेक्ट्रॉन है वो सल्फोनियम आयन को डोनेट करे, क्यों करे, फिर से वही चीज, ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है, ओवरऑल ये देखने को मिल रहा है एक तरफ प्लस जनरेट हो रहा है, एक तरफ माइनस जनरेट हो रहा है, या फिर एक तरफ माइनस जनरेट हो रहा है, एक तरफ प्लस जनरेट हो रहा है, मतलब प्लस माइनस का इंटरेक्शन कराना जरूरी है। और इस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, विद्युत स्तरीय आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का मतलब माइनस और प्लस के बीच में जहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखेगा, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। भाई बोलो, अब कहानी इतने आगे बढ़ चुकी है, यहाँ तक सभी के समझ में आया कि नहीं, खासकर जी जो भैया। नया बच्चा है, जी भैया। जी भैया। इसके समझ में आ रहा है, और ये हर्ष तेरे समझ में आ रहा है भाई, जी भैया। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेंजीन पे 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, सल्फोनियम पे ऑब्वियस प्लस चार्ज है, माइनस प्लस के बीच में आपने इंटरेक्शन दिखाया, इंटरेक्शन दिखाया तो ऑब्वियस बात है 2 इलेक्ट्रॉन जब देगा सल्फर को, सल्फर पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पर 2 इलेक्ट्रॉन देते क्या बना लेगा, उससे बॉन्ड बना लेगा, उससे बॉन्ड बना लेगा। तो देखो ये क्या बन गया, SO3H, इससे ये बॉन्ड बन गया, ठीक है जी, SO3H बॉन्ड बन गया। अब कहानी देखो, बेंजीन के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसको कार्बन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको कार्बन नंबर 1 मान लेता हूँ, और इसको कार्बन नंबर 2 मान लेता हूँ। तो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में बॉन्ड था, और वो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद देखो वो बॉन्ड किससे जुड़ गया, सल्फर से जुड़ गया। तो कार्बन नंबर 1 पे तो अब भी देखो यहाँ पे, और ऑब्वियस एक चीज और ध्यान रखना कि आपको इतना तो पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो इतना कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए कि बेंजीन के हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन तो होगा। ये कॉमन सेंस तो आपके दिमाग में एटलीस्ट होनी चाहिए कि भैया बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, तो बेंजीन की हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होता है। और वो क्यों होता है, तो कॉमन सेंस ऐसा भी लगा सकते हो कि भैया यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन से देखो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया, एक ये वाला बॉन्ड हो गया, एक ये डबल बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया। कार्बन के 4 बॉन्ड हमेशा पूरे होने चाहिए, 4 बॉन्ड पूरे हैं, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो कार्बन खुद में स्टेबल है, स्थायी है, ठीक। तो भैया हमने क्या देखा, जब यहाँ पे यहाँ बेंजीन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसने क्या बनाया, SO3H को अपने से जोड़ लिया। तो बेंजीन का यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और SO3H है,
तो इस वाले अगर मैं बेंजीन के कार्बन को देखूं तो इस वाले कार्बन पे 1 2 3 4 4 बॉन्ड पूरे हैं। बट अगर कार्बन नंबर 2 को देखूं तो उस पे एक हाइड्रोजन, दैट मींस पे कितने बॉन्ड हैं? साफ साफ दिख रहा है 1 2 3 ही बॉन्ड है। दैट मींस या इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इस वाले कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। बोलो भाई इतना समझ में आया कि नहीं? अब फिर आपके पास क्या बच रहा है? आपके पास बच रहा है HSO4 माइनस। कहां से बच रहा है? तो देखो ये बच रहा, ये था आपके पास, ये था आपके पास H और इस पर एक सल्फर जुड़ रहा है, 4 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं और ऑक्सीजन पे क्या है? एक माइनस चार्ज है। तो ये देख लो आपका HSO4 बच रहा है। अब आपका HSO4 खुद में स्थायी होता है, स्टेबल होता है। इसके पीछे का रीजन में इनऑर्गेनिक में पढ़ा चुका हूँ क्यों स्टेबल होता है। तो HSO4 माइनस स्टेबल तो है, बट आप देख रहे हो टेम्परेचर को 60 डिग्री पे कर रहे हो, उसको अनस्टेबल बना रहे हो। अनस्टेबल बना रहे हो तो ये माइनस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को उठा लेगा, इस हाइड्रोजन को उठा लेगा। जैसे इस हाइड्रोजन को उठाएगा तो आपको पता है भाई हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, ये माइनस चार्ज कर रहा है तो अपने 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने रिंग को दे जाएगा। मतलब जहां से वो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे शुरू में, वहां पे वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे जाएगा। जैसे ही वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन दे जाएगा तो HSO4 माइनस और यहाँ से निकलेगा H, तो भैया H और HSO4 मिलके क्या बना लेंगे? H2SO4। तो H2SO4 जैसे आपने लिया था वैसे वैसे का वैसे निकल गया और आपको क्या मिल गया? जो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए था, डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको जो चाहिए था, और क्या मिल गया? वो मिल गया बेंजीन। और इस पे देखो क्या लग रहा है? SO3H और हाइड्रोजन जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे गया तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देखो आपको यहाँ दिख रहे हैं और ये बगल वाला H आपको दिखेगा। तो ऑब्वियस बात है आपको जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड चाहिए था वो आपको मिल गया। तो इस ओवरऑल मैकेनिज्म से हमने क्या समझा? इस ओवरऑल मैकेनिज्म से ये समझा कि भैया कैसे हम इंटरेक्शन कराते हैं, कैसे हम कोई सबस्ट्रेट लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सबस्ट्रेट का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब उस पर या तो प्लस चार्ज होगा या फिर माइनस चार्ज होगा। अगर मुझे पता चल गया कि सबस्ट्रेट पे मेरे प्लस चार्ज है तो मैं कैसा रिएजेंट चूज करूंगा, मुझे एक आइडिया मिल गया, कंसेप्ट मिल गया। भैया इसी ऐसे ही तो रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ा जाता है। इसी के बेसिस पे बहुत सारी बड़ी बड़ी रिएक्शंस करी जाती हैं कि भैया सबस्ट्रेट का नेचर देख लो, अगर प्लस वाला दिख रहा है तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस बन गया भैया कि रिएजेंट तो मैं माइनस वाले लूंगा जब भी तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। तो कॉमन सेंस ये रिएक्शन का बनाने के लिए मैकेनिज्म इसलिए जरूरी है। और ऑब्वियस बात है भैया ये डायमेंशन खोल रही दिमाग के कि हाँ भैया अगर सबस्ट्रेट अगर प्लस वाला है तो रिएजेंट मुझे माइनस वाला ही लेना पड़ेगा जब भी रिएक्शन हो पाएगी, या फिर मेरे सबस्ट्रेट पे माइनस चार्ज है तो मुझे कॉमन सेंस मिल गया कि रिएजेंट मुझे प्लस वाला ही लेना पड़ेगा। और जब मैं ऐसा कोई चीज लूंगा तो हो सकता है उसमें सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, उसमें कुछ प्रेशर डालना पड़ेगा, हो सकता है मे भी टेम्परेचर डालना पड़े, तो हो सकता है जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा और वो स्टेबल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये तो पहला कंसेप्ट हो गया मैकेनिज्म का, जहां पे हमने देखा सबस्ट्रेट पे माइनस चार्ज। एक ओवरऑल कंसेप्ट लेके चलते हैं, ये तो बीएससी फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा, पर बीएससी सेकंड ईयर में कौन सा कंपाउंड है? सबसे ज्यादा कंपाउंड जो बीएससी सेकंड ईयर में यूज होने वाला है वो है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड। अब मैं मान के चल रहा हूँ जो मेरा सबस्ट्रेट है ये मेरा सबस्ट्रेट है, ये कार्बोनिल कंपाउंड मेरा सबस्ट्रेट है, ये कार्बोनिल कंपाउंड मेरा सबस्ट्रेट है। तो भैया कार्बोनिल कंपाउंड एज ए सबस्ट्रेट मान के चल रहा हूँ, तो अब कार्बोनिल कंपाउंड को मुझे चेक करना पड़ेगा क्या इस पे प्लस है क्या इस पे माइनस है। तो भैया देखते हैं, यहाँ पे एक कार्बन दिख रहा है एक ऑक्सीजन दिख रहा है। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं? तो भैया जहाँ ध्यान रखना जिसमें सीओ ग्रुप प्रेजेंट होगा, और सीओ ग्रुप कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? तो याद रखना सीओ ग्रुप आपके एल्डिहाइड में प्रेजेंट हो सकता है जिसे हम CHO भी कहते हैं, CHO एल्डिहाइड, ठीक है जी। और कीटोन में भी होता है ना, कीटोन में भी होता है जिसे हम जनरली R, C डबल बॉन्ड O R, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों में C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको पता है अभी लिखा था ऊपर कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसमें माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस। बट हाँ बॉन्ड टूटा नहीं है, इसलिए चार्ज कैसा बनाऊंगा? पार्शियल। ध्यान रखना चार्ज कैसा बनाऊंगा? पार्शियल बनाऊंगा, ठीक। अब भैया सबस्ट्रेट को देख के मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ तो कंफ्यूजन हो गई कि मेरे सबस्ट्रेट पे प्लस चार्ज भी है मेरे सबस्ट्रेट पे माइनस चार्ज भी है। तो भैया इसके रिगार्डिंग मैं कैसा रिएजेंट लूं, इसके रिगार्डिंग मैं कैसा रिएजेंट लूं, क्योंकि यहाँ तो मेरा सबस्ट्रेट पे प्लस चार्ज भी है सबस्ट्रेट पे माइनस चार्ज भी है। तो भैया ने इजी तरीके से तो ये बता दिया था कि भैया जब सबस्ट्रेट पे प्लस होगा तो माइनस ले लो, माइनस होगा तो प्लस ले लो। बट मेरा सबस्ट्रेट पे हाँ ऐसा बन गया, बड़ी कंफ्यूजन है कि भैया इस पे प्लस भी है इस पे माइनस भी है, तो कैसा रिएजेंट लूंगा? तो भैया कोई बात नहीं, आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं दोनों तरह के ही रिएजेंट ले लेता हूँ, मैं दोनों तरह के रिएजेंट ले लेता हूँ। रिएजेंट नंबर 1 ऑब्वियस बात है इसको प्लस मान लूंगा इसको माइनस मान लूंगा। मतलब क्या कि मैं मान के चल रहा हूँ मेरे सबस्ट्रेट पे प्लस चार्ज है, कार्बन वाला मान के चल रहा हूँ कि सबस्ट्रेट पे प्लस चार्ज है, तो मुझे रिएजेंट कैसा लेना पड़ेगा? माइनस वाला। और दूसरा केस मैं मान के चल रहा हूँ मेरे सबस्ट्रेट पे माइनस चार्ज है, तो मुझे रिएजेंट कैसा लेना पड़ेगा? प्लस वाला। तो मैं ई पे प्लस लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल
इलेक्ट्रोफाइल होता है बेसिकली वो प्लस चार्ज, बट इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुका हूँ, उसको स्किप कर रहा हूँ, उसका कोई इतना रूल भी नहीं आएगा, आपको बस बेसिक प्लस माइनस बनाना आना चाहिए मैकेनिज्म के लिए, ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक, तो अब कार्बोनिल ग्रुप है, उसके लिए मैंने Y माइनस ले लिया, ऑब्वियस बात है, मान के चल रहा हूँ कि मेरे सबस्ट्रेट पे प्लस चार्ज है, तो मैंने रिएजेंट Y माइनस मान के यहाँ पे इसको कराऊंगा। अब इसके बाद मैंने मान के चल रहा हूँ कि मेरे सबस्ट्रेट पे माइनस चार्ज है, उसके लिए जो रिएजेंट है वो प्लस वाला लेके चलूंगा। तो पाथ नंबर 1 पहली प्रोसेस को लेके चलते हैं। पहली प्रोसेस में क्या ले रहा हूँ कि कार्बन प्लस वाले को लेके चल रहा हूँ, तो भैया कार्बन प्लस वाले को ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास है कार्बन से जुड़ रहा है डबल बॉन्ड O, ठीक है जी, और यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन पे है पार्शियल माइनस और कार्बन पे है पार्शियल प्लस, तो आपने क्या लिया यहाँ पे रिएजेंट, यहाँ पे आपने रिएजेंट लिया Y माइनस। तो आपके दिमाग में 100% क्लियरिटी होनी चाहिए कि Y माइनस है। पहला कंसेप्ट कि हमेशा माइनस से प्लस की तरफ तीर चलाएंगे, है ना, जो एरो चला रहे हो माइनस से प्लस की तरफ चला रहे हो। फिर ये आपको सुनिश्चित करना है कि भैया जो आप एरो चला रहे हो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हो। मैं 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा हूँ, माइनस चार्ज का ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मुझे डबल हेडेड एरो चलाना पड़ेगा। अब जैसे ही ये माइनस प्लस का इंटरेक्शन हुआ, तो अब बातें ध्यान देनी है कि जिस पे अटैक कर रहे हो क्या उसमें कोई कमी है। कमी का मतलब कार्बन पे यहाँ देखो 4 बॉन्ड पूरे हैं, एक बॉन्ड ये दिख रहा है आपको, दूसरा बॉन्ड ये दिख रहा है, और यहाँ डबल बॉन्ड के 2 बॉन्ड दिख रहे हैं। तो डेट मीन्स कार्बन के पास यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरे हैं, 4 बॉन्ड पूरे हैं, डेट मीन्स कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और आप एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहे हो। ऑक्टेट कंप्लीट है और आप एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन Y माइनस के दे रहे हो, तो भैया कार्बन के पास ऐसा कोई चीज तो होती नहीं कि वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रख ले। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर देखोगे, आप जानते हो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और उसके पास 1s2 2s2 और 2p2, मतलब इसके पास आगे d ऑर्बिटल भी खाली नहीं है कि भैया ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो कार्बन पे कोई ऐसा ग्रुप हमेशा लगा होना चाहिए, अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके बगल में ऐसा कोई ग्रुप लगा होना चाहिए जो उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। तो देखो यहाँ Y माइनस जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, तो बगल में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे आप जानते हो डबल बॉन्ड में पढ़ा है आपने कि एक बॉन्ड होता है सिग्मा, एक बॉन्ड होता है पाई, और ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुका हूँ कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन पाई से। एक मिनट, नेटवर्क में कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक हो जाएगा। आवाज आ रही है सभी को वैसे? बोलो भैया, आवाज आ रही है सभी को? जी या भैया। फिर मैं अपने ही गीत गाया जाऊं? जी भैया। ठीक है भाई। तो जैसे ही Y माइनस ने कार्बन प्रोटेक्ट करा, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की तरफ खींच लेगा। वैसे भी देख लो खींच ही रहा था, जब तो माइनस चार्ज आया, पर जैसे ही पीछे से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अपने ऊपर खींच लेगा। और जैसे ही कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे क्या देखोगे, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन से ये Y जुड़ गया, कार्बन की देखो वैलेंसी अब भी 4 बॉन्ड पूरे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ऑक्सीजन पे आ गया भैया माइनस। पहला पाथ तो ये बन। पाथ नंबर 2 को भी देख ले। पाथ नंबर 2 पे जैसे ही मैं आया, तो यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि आपने कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और भैया यहाँ पे क्या मान के चल रहे हो कि भैया सबस्ट्रेट पे माइनस चार्ज है, डेट मींस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को इलेक्ट्रोफाइल को दे रहा है, ई को दे रहा है, प्लस वाले को दे रहा है। डेट मींस यहाँ कार्बन है, कार्बन पे यहाँ बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहाँ पे जुड़ रहा है ई। भैया ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज। अगर आपको लगता है इलेक्ट्रॉन पेयर बनाना भूल गया, ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे बना लो। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, आपने देखा कि ऑक्सीजन ऊपर आपने देखा था कि ऑक्सीजन जो होता है विद्युत ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भैया नेगेटिव, उस पर कहीं ना कहीं नेगेटिव का सेंस तो समझ में आता है, वैसे चार्ज तो किसी पे स्टेबल ही नहीं होता। ये बात ध्यान से रखना कि चार्ज कभी किसी पे स्टेबल नहीं होता, चार्ज स्थायी नहीं होता। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो कहीं हद तक इस पे माइनस चार्ज आ सकता है, बट इसके अपोजिट चार्ज आ रहा है, दैट मींस ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। तो क्या करेगा, तुरंत ही ये पाई के 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींच लेगा। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कहानी आगे समझना, ये कार्बन, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, और इससे जुड़ रहा है की। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दिख रहा है, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अपना लोन पेयर तो पूरा कर लिया। बट जो कार्बन है इस पे देखो 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, दैट मींस पे प्लस चार्ज आ गया। तो यहाँ से 2 आइडिया मिले, पाथ नंबर 1 से मुझे कुछ ये देखने को मिल रहा है, और पाथ नंबर 2 से मुझे कुछ ये देखने को मिल रहा है। अब कहानी क्या समझ में आती है? अब भैया ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई, आपने तो मैकेनिज्म दोनों से करके दिखा दी। क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि भैया आपको ये चेक करना है कि जो आप प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट स्टेबल है कि नहीं। प्रोडक्ट को चेक करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट स्टेबल है कि नहीं। जिस मैकेनिज्म के द्वारा, जिस पाथ के द्वारा आपको प्रोडक्ट स्टेबल मिल रहा होगा, जिस मैकेनिज्म, जिस प्रोसेस के द्वारा आपको प्रोडक्ट स्टेबल मिल रहा होगा, आपको वही वाले पाथ से चलना पड़ेगा। वही पाथ जो होगा मोस्ट फेवरेबल पाथ के लिए होगा। फॉर एग्जांपल पहले वाले पाथ में देखो,
यहाँ पे कार्बन को देखूं, यहाँ पे पहले दोनों को कंपेयर करता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन पे है माइनस चार्ज, कार्बन पे है प्लस चार्ज, मतलब दोनों पे ही चार्ज है। अगर दोनों पे ही चार्ज है तो ये तो समझ में आ रहा है कि दोनों ही अनस्टेबल है, दोनों ही अनस्टेबल है। क्या इसके अलावा और कोई फैक्टर हो सकता है? दूसरा फैक्टर देख लेते हैं। ऑक्सीजन के पास एक माइनस चार्ज, और आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर होंगे। तो ऑक्सीजन के पास देखो यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 4, एक बॉन्ड के साथ शेयरिंग कर रहा है 6, और एक माइनस चार्ज 8। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। कार्बन को चेक करते हैं, कार्बन पे देखो 4 बॉन्ड पूरे दिख रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का भी अष्टक ऑक्टेट पूरा है, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है। यहाँ पे अगर चेक करूँ, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन तो दिख रहे हैं, बट कार्बन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही अष्टक ऑक्टेट कंप्लीट है, इस वाले में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दैट मींस ये कैसा हो गया? ये अनस्टेबल। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो भाई जल्दी से। हाँ जी भाई, माइनस का मतलब तो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना भैया माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। तो भैया आपने तो उसको एक ही काउंट किया। जैसे अगर आप कहाँ ऑक्सीजन के काउंट लोन कर पे रहा गिना है? रहे ये 2 2 4 2 6 और 2 2 2 माइनस 4 का मतलब कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। ये दो एक कहाँ गिना है? गिनले भाई, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 यहाँ दिख रहे हैं, 4 2 6 और 2 बॉन्ड के 8। कहाँ से एक गिन लिया भैया? ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है जी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि पाथ नंबर 1 से अगर मैं चल रहा हूं तो मुझे कुछ हद तक स्टेबल मिल रहा है। दैट मींस अगर ऐसा कभी भी कंसेप्ट आ जाए तो याद रखना मैक्सिमम केस में y माइनस ही अटैक करेगा। कुछ केस ऐसे बनेंगे यहाँ पे भी प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा होगा, बट 90% केस में जो आपको अगर कार्बोनिल ग्रुप अगर मिल जाएगा तो कार्बोनिल ग्रुप पे हमेशा क्या होगा? अटैक होगा। किसका होगा? रीजेंट का होगा। रीजेंट पे कितना चार्ज होना चाहिए? माइनस चार्ज होना चाहिए। मतलब आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जितनी भी कार्बोनिल ग्रुप वाली रिएक्शन चलेंगी, आपके एग्जाम को अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वैसे तो ऑर्गेनिक बहुत वाइड है, बट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग 90% केस में आप क्या देखेंगे कि भैया हमेशा कार्बोनिल ग्रुप पे कोई ना कोई y माइनस अटैक ही कर रहा होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। देखो, अब जो रिएक्शन चलती है ना, जो रिएक्शन चलती है वो कुछ, अभी मैंने एक वर्ड यूज करा था, कुछ पाथ होते हैं उसके, कुछ रास्ते होते हैं उस रिएक्शन के। तो उस पाथ वर्ड की मैं जब से बातें कर रहा हूँ। अभी पाथ कैसे हो सकते हैं? रिएक्शन 2 तरीके से चलती हैं। उसके लिए हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी थी और थर्मोडायनामिक्स। केमिकल काइनेटिक्स कहती है, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है जी, ये कहती है कि अगर कोई रिएक्शन ए से बी में जा रही है तो ए से बी में जाने के लिए उस रिएक्शन का दर क्या होगा? व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? याद होगा, केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था। ठीक, तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने देखा कि कोई हमारा रिएक्टेंट ए अगर बी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको ए से बी में जाने के लिए क्या दर हो रही है, क्या रेट लग रहा है, ए से बी में कितनी फास्ट वो जा रहा है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या बात करेगी? केमिकल काइनेटिक्स बात करेगी हमेशा रिएक्शन के रेट पे, कि दर क्या है, कितनी जल्दी वो प्रोडक्ट मिल गया। उसको मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट जो मिला, जो बी मिला, वो स्टेबल है कि नहीं। तो स्टेबिलिटी के लिए भैया ऑब्वियस बात है, हमने ये तो चेक कर लिया रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, पर ये भी तो चेक करना पड़ेगा जो बी बना ऊपर वाले केस की तरह, ऊपर वाले केस की तरह कि जो आपका प्रोडक्ट बना क्या वो स्टेबल है कि नहीं। तो स्टेबिलिटी को चेक कराता है थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि जहां भी सिस्टम से हीट निकलेगी और सिस्टम में हीट दोगे वहीं पे आएगी स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक हॉट कप ऑफ टी है और एक कोल्ड कप ऑफ टी है, अगर मैं एनर्जी के अकॉर्डिंग देखूं तो आप देखेंगे कोल्ड कप ऑफ टी को ऑब्वियस बात है इजिली हम ड्रिंक कर सकते हैं, हालांकि वो टेस्ट नहीं होगा, बट हाँ उसको इजीली ड्रिंक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिकली उसने अपनी हीट लॉस्ट कर दी है, और हीट लॉस्ट कर दी तो खुद में स्टेबल हो गया और हमारे लिए भी स्टेबल हो गया, जिसे हम आसान से क्या कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है पी सकते हैं। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स बताता है क्या कि भैया सिस्टम आपका स्टेबल होगा कि नहीं, स्टेबल होगा कि नहीं। तो स्टेबिलिटी के लिए कुछ फैक्टर्स बताए थर्मोडायनेमिक्स में जिनसे आपको प्रोडक्ट पहचानने में आसानी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या देखना है, आपको ये चेक करना है जो आपका प्रोडक्ट मिला, किसकी बात कर रहा हूँ, ये स्टेबल क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो स्टेबल होगा कि नहीं। तो उसके लिए क्या चेक करना है, एक तो आपका जो प्रोडक्ट है वो लेस पोलर बने। तो लेस पोलर का मतलब उसमें ध्रुव कम से कम हो, चार्ज कम से कम हो। जैसे ऊपर में कंपेयर करूं तो ऊपर में ऑक्सीजन पे था यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पे कार्बन पे था प्लस चार्ज, तो दोनों ही पोलर हैं। तो भैया पहले वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग तो मैं इनकी स्टेबिलिटी चेक नहीं कर सकता। दूसरा वाला पॉइंट लिख लेता हूँ। दूसरा पॉइंट है कंप्लीट होना चाहिए उनका ऑक्टेट। तो भैया इससे तो क्लियर हो गया कि भैया ऊपर वाले में इस वाले का ऑक्टेट कंप्लीट था, डेट मींस ये वाला कैसा हो गया? स्टेबल हो गया। नीचे वाले का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, नीचे वाला हो गया अनस्टेबल। तो ऐसे ही प्रोडक्ट आपको चेक करने पड़ेंगे। तीसरा क्या? अनुनाद, रेजोनेंस। अब इसके बारे में तो भैया चर्चा करेंगे जब पढ़ाते हैं।
ठीक है, इसके अलावा क्या, हाइपर कंजुगेशन पढ़ा चुका हूँ, हाइपर कंजुगेशन अब दोबारा तो मैं पढ़ा नहीं सकता क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, पर जहां जहां रिएक्शन में जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको अच्छे से वहां पे डिफाइन कर दूंगा। ठीक, और लास्ट में जो है इसको हम चेक करेंगे स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब होता है भीड़ भाड़, भीड़ भाड़। ठीक है जी। हाइपर कंजुगेशन को कई बार बेकन एथन इफेक्ट वगैरह से भी आता है, सिग्मा टू पाई रेजोनेंस है ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस पर वो पीएससी फर्स्ट में पूछा जाता था। अब बस आपको याद रखना है कि हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे लगाना है। ठीक, और इसके अलावा लास्ट है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब होता है भीड़ भाड़। कोशिश ये करनी है जो आपका प्रोडक्ट मिले उसमें भीड़ भाड़ कम होगा, भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाएगा। बहुत सारे केस लेंगे इसके, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे, और पिछले साल भी पढ़ाया था स्टेरिक इफेक्ट का क्या कंसेप्ट होता है। तो हमें स्टेबिलिटी के लिए क्या, थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी पड़ेगी। अगर हमें रेट देखना है, रेट में क्या है, बस ए से बी बन गया, क्या रेट है उससे मतलब नहीं है कि जो बी बना वो स्टेबल है कि नहीं, बस हाँ बी बनना चाहिए, स्टेबल है नहीं उससे मतलब नहीं। थर्मोडायनेमिक्स क्या बताएगी भैया, थर्मोडायनेमिक्स बताएगी भैया आपका स्टेबल प्रोडक्ट है कि नहीं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया देखे गए साइंटिस्ट के द्वारा कि भैया लेस पोलर होना चाहिए, कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, जैसे ही कंप्लीट ऑक्टेट वाला भी हमने एग्जांपल ले भी लिया। फिर इसके बाद रेजोनेंस होना चाहिए, हाइपर कंजुगेशन होना चाहिए, स्टेरिक इफेक्ट होना चाहिए। अगर रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है तो जैसे कि हमने याद होगा पढ़ा था आपका ये एलिमिनेशन रिएक्शंस वगैरह, बीटा एलिमिनेशन पढ़ी तो हमने देखा था उस साइड से अटैक करेगा जहां से ज्यादा हाइपर कंजुगेशन मिलेंगे। हाइपर कंजुगेशन का मतलब sp2 अटैच कार्बन से कितने अल्फा कार्बन है तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो सब मैं आपको समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अनुनाद का मतलब आपको पता ही है, रेजोनेंस का मतलब आपको पता ही है कि अगर ए पे माइनस चार्ज है तो वो माइनस चार्ज का होना चाहिए, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, तो ये ताकि माइनस चार्ज का फ्लो हो सके। बाकी जब जैसे थ्योरीज आगे बढ़ेंगी तो आपको पता चलता रहेगा कि भैया क्या है रेजोनेंस, क्या है हाइपर कंजुगेशन और क्या है स्टेरिक इफेक्ट। बाकी लेस पोलर और कंप्लीट ऑक्टेट वाला एग्जांपल तो मैं यहाँ पे आपको दे चुका हूँ। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बता दे भाई। ये हर्ष त्यागी और ये जो मेरे जी बच्चे भैया। क्या नाम है इनका, तुम्हारे समझ में आ सर गया? आ गई। ये बोल रही भाई इसके समझ में आया कि नहीं। आ, ये हो गया, इसके बाद आगे देख लेते हैं। देखो भाई कुछ और कंसेप्ट छोटे छोटे जिस पे हमने चला था, बस ये लास्ट टॉपिक है। इससे ही आपको जस्ट एक ओवरव्यू मिल जाएगा, इसे ही 2-3 बार पढ़ें, रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक, जिनके नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लेना। उसके बाद यहाँ पे कंपाउंड लेके चलता हूँ CH3MgX। अगर आपने पढ़ा हो तो दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ठीक है जी। अब ग्रिग्नार्ड रेजेंट में आप सभी जानते हो मैग्नीशियम मेटल है, धातु है, तो उस पर आएगा ऑब्वियस प्लस चार्ज। तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। एक्स पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस। ठीक, ऑब्वियस बात है मैग्नीशियम पे 2+ है, 2+ को स्टेबल करने के लिए 2 माइनस चार्ज भी होने चाहिए। अब साफ साफ आपको दिख गया ऊपर यहाँ पे जो हमने समझा, यहाँ पे हमने समझा कि ये वाला पाथ ज्यादा स्टेबल है, तो ऐसे में हमेशा माइनस वाले अटैक करना चाहिए कार्बोनिल पे। तो ये यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आपका माइनस वाला कौन है, CH3। अब काफी बच्चों के दिमाग में ये भी आया हो ग्रिग्नार्ड रीजेंट अगर करी होगी तो भैया भैया कि हमेशा CH3 अटैक क्यों करता है, CH3 अटैक क्यों करता है, Cl क्यों नहीं अटैक करता, Cl पे भी तो माइनस चार्ज है। तो उसका सिंपल सा हाँ आंसर भैया। ये है भैया, Cl एक लिविंग ग्रुप होता है, Cl अटैक नहीं कर सकता है। अटैक कौन करेगा, जो अटैचिंग ग्रुप होगा, ना कि लिविंग ग्रुप। ध्यान रखना, सिंपल सी कहानी है। Cl एक लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप कभी भी अटैक बेसिकली बहुत रेयर केस में अटैक करते हैं, और हमेशा अटैक कौन करेगा, जो अटैचिंग ग्रुप होगा, बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप पे अगर मिले। ठीक, तो यहाँ पे CH3 क्या करेगा, ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को देगा। कार्बन के फिर वही 4 बॉन्ड पूरे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये बॉन्ड है, और इस पे कौन जुड़ गया, CH3 आके जुड़ गया, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। ठीक है, माइनस चार्ज आ गया, चार्ज आ गया। भैया CH3 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकला है तो Mg पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, दैट मींस Mg पे पूरा का पूरा प्लस चार्ज पे क्या जुड़ रहा है, X जुड़ रहा है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, माइनस और प्लस के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, विद्युत स्तरीय आकर्षण होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन यहाँ पे आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद आगे की कहानी क्या है, ये अट्रैक्शन तो आपने दिखा दिया। ठीक है, अब आगे देख लो, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ऑक्सीजन जिसपे है माइनस। चलो हाइड्रोलाइसिस का स्टेप भी देख लेते हैं। अब तक तो हम क्या करते थे, हाइड्रोलाइसिस ऐसे दरार डाल के कर देते थे, बट हाइड्रोलाइसिस का भी खुद का स्टेप होता है, वो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। इजी सा स्टेप है, कुछ बहुत ही कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सा स्टेप होता है हाइड्रोलाइसिस का। यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है, और आप क्या डालते हैं जनरली हाइड्रोलाइसिस में, H2O डालते हैं।
तो ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन पे यहाँ पार्शियल माइनस, हाइड्रोजन पे यहाँ प्लस, ये तो पता होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। तो ऑक्सीजन माइनस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को उठा लेगा, सिंपल। और ये वाला ऑक्सीजन क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर पूरा खींच लेगा। दैट मींस यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा CH3 और यहाँ मिलेगा कार्बन, इस पे ये बॉन्ड, इस पे ये बॉन्ड, यहाँ मिलेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया, उससे जुड़ गया H और बगल में क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे ले लिए, इस पे आएगा माइनस चार्ज। अब इसके बाद आप देखो ऊपर क्या बचा था, ऊपर बचा था Mg+X, है ना, और साथ में OH माइनस, OH माइनस अपने 2 इलेक्ट्रॉन Mg को देगा, उसके साथ जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा MgOH और इस पे क्या जुड़ जाएगा। तो सिंपल सा है, ये आपका कुछ मैकेनिज्म था ग्रिग्नार्ड एजेंट वाला जो कि आप देखें। बाकी नोट्स वगैरह इन बच्चों से ले लो, अगर ये अपने फेयर नोट्स बना रहे हैं भैया तो एक दूसरे से शेयर कर लो, अगर किसी को किसी मैकेनिज्म में डाउट आता है तो वो पूछ लो, ठीक। बाकी क्लासेस जो क्लास से रिकॉर्डेड और नहीं है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से सर आज मैंने पढ़ाया था तो देख लो। बाकी ये जनरल आइडिया है, ध्यान रखना चार्ज कहाँ से कहाँ चलेगा, यही चीजें ध्यान रखनी है। चार्ज सेपरेशन आना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो टेबल सी बनाई ये याद रखना, इसी से आइडिया मिलेगा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन प्लस है, कार्बन पे माइनस आना चाहिए या फिर प्लस आना चाहिए, इसी टेबल के अकॉर्डिंग वो मुझे आइडिया मिलेगा। ये जनरली मैंने मेजर चीजें लिख दी जो आपको जिससे आइडिया मिल जाएगा। कार्बन से आप देखोगे आपके सिलेबस में ये नाइट्रोजन से जुड़ रहा होगा या फिर ऑक्सीजन से जुड़ रहा होगा या फिर किसी ना किसी हैलोजन से वो जुड़ रहा होगा, ठीक है जी। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, ये कुछ पढ़ाया था आपको, हालांकि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें सब इसके बारे में ओवरव्यू आइडिया होगा। ठीक है जी, अब जाते जाते क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, दिमाग लगाना अच्छे से उस क्वेश्चन को करके देखना। ठीक है जी, उस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना और दिमाग का इस्तेमाल करना अच्छे से। इनका आंसर आपके पास है CH3 MgCl, ठीक। इसकी रिएक्शन आपको करानी है CH3 C डबल बॉन्ड O और उसकी रिएक्शन इसमें दिया Cl, ये क्या है एसिटाइल क्लोराइड, इसको कर रहे हो हीट, करा चुका हूँ ये मैकेनिज्म, अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग में आइडिया होगा तो ये मैकेनिज्म करा चुका, तो उससे A मिलेगा, इतनी मैं करा चुका हूँ। आगे बस मैं एक स्टेप और जोड़ देता हूँ, वो आगे वाला स्टेप भी आप कर चुके हैं, अगर आपका A बन गया तो आगे वाला स्टेप भी बहुत आसान, उसमें करना है A बनने के बाद A जो बन गया उस A की रिएक्शन करानी है, ठीक है जी, उसकी रिएक्शन करानी है CH3 Mg, मतलब ये ले लो CH3 MgCl प्लस प्लस, पहले स्टेप में ये ले लो, प्लस कुछ भी नहीं है, प्लस कुछ भी नहीं है, पहले स्टेप में ये ले लो CH3 MgCl, सेकंड स्टेप में आप ले लो, सेकंड स्टेप में H2OH, तो ये को आइडिया मिल गया होगा कि मैं किस रिएक्शन की ढंग से घर पे होमवर्क वगैरह कराओ, ठीक है जी। तो ये आपका HW CH3 Mg, तो इससे जो B बनेगा वो बनाना और बाई प्रोडक्ट, भैया ये है HW आपका, इसे करके देखिए। और HW अगर किसी को भूलने की बीमारी हो तो मुझे बता देना, या मैं उससे बता दूंगा ग्रुप में मैसेज। अब बोलो किसी को डाउट है तो बता दो, बोलो भैया किसी को कोई डाउट है तो बता दो। नहीं भैया। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास, मंडे होगी क्लास, ठीक है जी, सेम टाइम। बाकी रिकॉर्डेड वीडियो कर देता हूँ और जिसको रिकॉर्डेड चाहिए